आभार लेफ्टिनेंट कर्नल उपदेश जी और सभी साथियों का आभार कि आपने हमको बोलने का मौका दिया है। विषय जो हमको दिया गया है वह है रेलिवेंस ऑफ चाणक्य इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड, या हिंदी में कहें तो समकालीन संसार में चाणक्य की प्रासंगिकता। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा कि चाणक्य कौन था। चाणक्य व्यक्तित्व मिथिकल पर्सन। नहीं सर, मेरी आवाज नहीं पड़ रही है सर। अच्छा सर, टूट के आ रही है सर। टूट के आ रही है। हाँ अभी आ रही है सर, नजदीक रखिए अपना माइक। अब ठीक। अच्छा, तो जब हम विचार करने चलते हैं कि चाणक्य कौन है, तो इस पर तरह तरह के विचार आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि चाणक्य मिथकीय पर्सन है, मिथिकल पर्सनालिटी है, क्योंकि चाणक्य खुद चाणक्य 3 नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कई लोगों का कहना है कि ये तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कई लोगों का कहना है कि ये तीनों एक ही हैं। कईयों का कहना है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, लेकिन नीति शास्त्र चाणक्य की रचना है। कई लोग कहते हैं कि चाणक्य का उल्लेख ही नहीं है इतिहास में, क्योंकि सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी कमांडर्स ने अपनी राइटिंग में कहीं भी चाणक्य के बारे में उल्लेख नहीं किया। तो दूसरी ओर हम देखते हैं। सर एक सेकंड ना जी बताएं। हाँ सर, आपको माइक नजदीक रखना पड़ेगा वरना आवाज आपकी टूट के आती है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे नाउ इट्स ओके। हाँ इट्स ओके। अब मैं सुन। अच्छा ठीक। तो सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी कमांडरों के अभिलेख में, जिसको इतिहासकार लोग एक प्रमुख इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानते हैं, उसमें चाणक्य का कहीं उल्लेख नहीं है। इस आधार पर उनका कहना है कि चाणक्य इस नाम से कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जबकि हमारे अपने स्रोतों में, जिसमें बुद्धिस्टों का महावंश है और जैनों का ग्रंथ है, कश्मीरी कहानी की किताब है उस जमाने की, सोमदेव की कथा सागर, उसमें चाणक्य की चर्चा है। बुद्धिस्ट बुक में जो उनकी कहानियों की गल्प की किताब है बुद्धिस्टों की, उसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों की चर्चा आती है। लेकिन जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो, और जिस पर हमने अपने उपन्यास की कल्पना जिससे लिया था, जिसका थीम हमने जिस रचना से लिया है, वह है 4वीं शताब्दी का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक बहुत ही बढ़िया नाटक है, जिसमें चाणक्य के तीनों No sound. Sir, sorry to interrupt, but we are not getting you properly. प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू लगता है, देखते हैं। म्यूट हो गया सर का। हाँ
नहीं, वो उनका नेटवर्क ही चला गया। नहीं, वो बोल रहे हैं म्यूट हो गया है, म्यूट। सर जो आप उनकी चले गए, स्टिल फोटोग्राफ दिखा रही है कि उनका आवाज नेटवर्क में प्रॉब्लम। आपका फेस भी नहीं आ रहा है। हाँ, आप करो। उसी मेरे उपन्यास की संकल्पना उसी नाटक से ली गई है, मुद्रा राक्षस। एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा, तो मुद्रा राक्षस में पहली बार चाणक्य के तीनों नामों की चर्चा आई है एक जगह पर। माने एक ग्रंथ में चाणक्य के तीनों नामों की चर्चा है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। और वह ग्रंथ मेरी समझ से चाणक्य के व्यक्तित्व पर सबसे जबरदस्त नाटक है, सबसे जबरदस्त ग्रंथ है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन चाणक्य's पर्सनालिटी है। क्योंकि उस नाटक में चाणक्य को हीरो रखा गया और चंद्रगुप्त को भी सबसर्विएंट उसके नीचे रखा गया है, उसके शिष्य के रूप में रखा गया है, चाणक्य का अपर हैंड। उस नाटक का जो लेखक है, नाटककार, वो स्वयं में कोई राजपुरुष रहा होगा, ऐसा मुझे अनुमान लगता है। क्योंकि अगर वो राजपुरुष नहीं होते तो उस नाटक के इतनी इंट्रिकेसीज और कंस्पिरेसीज को, पैलेस कंस्पिरेसीज को जिस ढंग से उन्होंने हाईलाइट किया है उसमें, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों का कहना है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, कुछ कहते हैं कि नहीं, कौटिल्य की रचना नहीं है, बल्कि कौटिल्य के द्वारा वो संकलित किया गया है, कंपाइल्ड किया गया है, कईयों की रचना है। कईयों की बात को, उस समय प्रिवेलेंट बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारे सेइंग्स और स्टेटमेंट्स को, बहुत सारे थॉट्स को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कंपाइल किया और उसको फिर से एडिट किया, फिर से परिमार्जित किया विष्णुगुप्त नाम के किसी व्यक्ति ने। और उसमें कहीं कहीं चाणक्य के विचार की चर्चा आई है, लेकिन मेरी समझ से ये प्रकारांतर तीनों व्यक्ति एक ही है। तो अब ये बात ये उठती है कि ये तीन नाम क्यों आए हैं एक ही व्यक्ति के। तो मैं जो महसूस करता हूँ, खासकर मुद्रा राक्षस के आधार पर, कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य उसको कई वजहों से कहा जाता है। एक तो चाणक्य का पुत्र है वो, चाणक्य के पुत्र होने के नाते उसकी विशेषता है, चाणक्य विशेषण है, चाणक्य शब्द विशेषण है जिसका अर्थ होता है चाणक्य का पुत्र, इसलिए वो चाणक्य के नाम से जाना गया। बहुत से लोग उसको कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य नाम होने के दो कारण लोग बताते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि उसका गोत्र नाम है कौटिल्य, जैसे शांडिल्य होता है, जैसे भारद्वाज होता है, ऐसे उसका नाम कौटिल्य, गोत्र नाम कौटिल्य। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसकी कुटिलता के कारण उसका नाम कौटिल्य है। उस जमाने में जब धर्म और मोक्ष पर ज्यादा चर्चा हो रही थी, सब लोग धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में लगे हुए थे, उस जमाने में कोई व्यक्ति राजतंत्र की बातें, राज व्यवस्था की बातें, गुप्तचर्या की बातें, जासूसी की बातें कर रहा हो और मोक्ष के लिए प्रयास न कर रहा हो,
और ये कह रहा हो कि राजा की रक्षा के लिए, राज व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए साधन नहीं साध्य का महत्व है। साधन माने मीन्स हम कोई भी मीन्स अपना सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। हम उचित अनुचित का विचार किए हुए राज्य के हित के साधन के लिए, राज्य के हित को बनाए रखने के लिए हम कोई भी साधन अपना सकते हैं, और राज्य का हित ही हमारे साधन की शुचिता का परिचायक होगा। ऐसी स्थिति में उस समय के लोगों में से बहुत ऐसे रहे होंगे जो आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों में ज्यादा तल्लीन रहे होंगे। उन लोगों ने चाणक्य की इस बात से प्रभावित होकर, इस बात से बुरा मानकर बल्कि उसको कुटिल कार्यों वाला कहा होगा, और वो नाम उन्होंने दिया कौटिल्य। इसकी चर्चा मैं अपने उपन्यास में भी किया हूं कि उसका प्रतिद्वंदी कात्यायन है, मूल नाटक में वो राक्षस के नाम से आता है, तो उसका जो प्रतिद्वंदी है वो उसको कौटिल्य कहता है। कौटिल्य माने क्रुक्ड पर्सन, जो बाय हुक और बाय क्रुक चीजों को करने में यकीन रखता है, जो अनुचित साधनों के प्रयोग करने में हिचकता नहीं। अब कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन सभी नामों के साथ अजीबोगरीब कहानियां लोगों ने जोड़ रखी हैं। ये कहानियां कहाँ तक उसके, अब ये देखना होगा कि चाणक्य एक इनिग्मेटिक पर्सनालिटी है, एक रहस्य से भरा हुआ चरित्र है। उसके चरित्र के इर्द गिर्द वो ऐसा एक आश्चर्यजनक व्यक्तित्व है, एक ऐसा वो आदर्श व्यक्तित्व है जो राजा का नियंत्रण उसके हाथ में है, लेकिन वो स्वयं एक दीनहीन व्यक्ति की तरह गंगा के किनारे कुटी में रहता है, जिसके हाथ में सारे भोग और सारी चीजें उपलब्ध हैं, फिर भी वो किसी चीज का उपभोग नहीं कर रहा है, वो कुटी में रह रहा है। तो ऐसे निष्पृह, ऐसे बिना किसी चीज का लालच करने वाले व्यक्ति और इस एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द लोगों ने बहुत सारी कहानियां बुन दी जो इतिहास का हिस्सा नहीं, लेकिन वो सारी की सारी कहानियां प्रचलित हैं। अब ये सवाल उठता है कि वो कहानियां कहां तक सही हैं। कोई कहता है कि उसको एक पौधे का कांटा गड़ गया था और वो इतना जिद्दी था कि वो उस पौधे को उखाड़ फेंकने के लिए वो रोज उसमें जाके मट्ठा डालता था। कोई कहता है कि वो धननंद से नाराज होकर, धननंद ने उसका अपमान किया, वो नाराज होकर उसका विनाश करने के लिए अपनी चोटी खोल दिया। कोई कहता है कि वो बहुत कुरूप और बैड लुकिंग था, अगली लुकिंग था, इसलिए धननंद उससे नाराज था और अब उसके बड़े बोल से वो नाराज होके उसको अपमानित किया। इससे वो नाराज होके चला गया कि तुम्हें मैं समाप्त कर दूंगा। ये भी एक कहानी लोगों ने बुन रखा है। मैंने जिस कहानी पर विश्वास किया और जो मुझे उचित लगा और जिसका उल्लेख मैंने अपने उपन्यास में किया है, वह है कि जिस क्षेत्र में उस समय कौटिल्य या चाणक्य रह रहा था, तक्षशिला का क्षेत्र, आजकल के पेशावर वगैरह एरिया का क्षेत्र, उस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर सिकंदर का आक्रमण हो रहा था और चाणक्य के अपने लोगों द्वारा, संभवतः उसके जासूसों द्वारा, उसके खबरियों द्वारा, एजेंट्स के द्वारा उसको आभास हुआ होगा कि सिकंदर का आक्रमण बहुत विकट है। इससे वो बहुत घबरा गया और घबरा कर अपने राष्ट्र प्रेम के चलते, अपनी राष्ट्रीयता के चलते वो भागा हुआ मगध की ओर गया, अपने सम्राट को सजग करने के लिए कि आक्रमण हो रहा है।
क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, फट से पता बता देगा कोई। वो तो जब तक दरवाजे तक शत्रु आ नहीं जाता था पता ही नहीं लगता था ठीक से। तो चाणक्य जो मात्र शिक्षक नहीं है, वो राष्ट्र चिंतन में बहुत व्यस्त है, वो राष्ट्रहित की बातों को बहुत चिंतन करता है और अपने राष्ट्र पर आक्रमण की बात देखकर वो राष्ट्र के सबसे समर्थ पुरुष, सबसे समर्थ सम्राट धननंद के पास भागा हुआ जाता है, क्योंकि मगध उसका अपना राष्ट्र है, वहां वो पैदा हुआ है, वहां से आया है, वो भागकर वहां जाता है और धननंद को चेताता है, उसको वार्निंग देता है और उसकी वार्निंग देता है कि आप संभल जाओ और सिकंदर आ रहा है, ये सब। तो उससे नाराज हो जाता है धननंद। एक शिक्षक की इतनी औकात है जो हमें उपदेश देने आया है और वो उसको अपमानित करता है। उस अपमान से नाराज होता है चाणक्य और उसको नष्ट करने की योजना बनाता है। दूसरी बात यह है जो इतिहास में उल्लेख नहीं है और बहुत इतिहास इस बात पर मौन है कि चाणक्य ने धननंद को कैसे पराजित किया। चाणक्य के पास इतनी बड़ी तो सेना नहीं थी। चंद्रगुप्त ने थोड़े से मर्सनरीज, थोड़े किराए के सैनिक इकट्ठा भी किए थे, लेकिन वो क्या इतने पर्याप्त थे कि धननंद की विशाल सेना के विरुद्ध वो खड़े हो सकें। उस समय विश्व में सबसे विशाल सेना धननंद के पास थी, मगध सम्राट के पास थी, जो महाशक्तिशाली और समर्थ था। कहते हैं कि 20,000 पैदल सैनिक थे उसके पास, घुड़सवारों और हाथियों और ये सब चीजों को तो छोड़ दीजिए। और क्या ये संभव था कि तक्षशिला जैसी दूर जगह से वो सेना की, वो इतनी बड़ी सेना लेकर सही सलामत सुरक्षित इतनी दूर की यात्रा करके पाटलिपुत्र पहुंच जाएगा आक्रमण करने के लिए? और पाटलिपुत्र पहुंचकर कितने समर्थवान और शक्तिशाली सम्राट के हृदय पर, उसकी राजधानी में जाके उसके ऊपर आक्रमण करके उसको वो जीत लेगा? क्या यह संभव है? मुझे नहीं लगा। इतिहास इस पर मौन है और यही मुझे जगह मिला, यही स्पेस मिला, यही मुझे वैक्यूम मिला कि जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि बिना शक्ति के प्रयोग किए चाणक्य ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसने धननंद को पराजित कर दिया, इतने माइटी एम्परर को उसने डिमोलिश कर दिया। और इस प्रपोजिशन पर, इस हाइपोथेसिस पर मैं सोचना शुरू किया, विचार करना शुरू किया कि क्या हुआ होगा उस समय, उसने कैसे उसको पराजित किया। तब मुझे आइडिया आया कि उसने और जो सेना एक लेकर, छोटी टुकड़ी जो 5 राजाओं का समूह करके वो ले गया, वो सिर्फ एक कवर था, एक आवरण था, एक बहाना था, ताकि उसके एक्चुअल इंटेलिजेंस ऑपरेशन को कोई भांप न सके, न धननंद भांप सके, न साथ में चलने वाले राजा जो उसके सहकारी थे, सहभागी थे, वो भांप सके। कोई नहीं भांप पा रहा था, सिर्फ उसके चंद जासूस, जिनके सहारे उसने पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया और बिना शक्ति के प्रयोग किए रक्त रहित, ब्लडलेस को उसने अर्जित किया। कहा जाता है कि दुनिया का पहला ब्लडलेस कू था, पहला ऐसा रक्तहीन क्रांति थी जिसमें राजा को उसने सत्ताच्युत कर दिया। और ऐसा संभव हुआ सिर्फ चाणक्य की बुद्धि के बल पर। उसने अपने शिष्यों की, एक चुने हुए शिष्यों की एक जासूस मंडली तैयार की और ऐसा व्यूह रचना किया कि उसमें फंसकर धननंद घबरा गया। धननंद वैसे ही लंपट और व्यभिचारी था,
जनता उससे त्रस्त थी। इस सारे पॉइंट्स का लाभ चाणक्य ने उठाया। फिर जब चाणक्य सम्राट को पदस्थापित कर दिया, चंद्रगुप्त को सम्राट के पद पर पदस्थापित कर दिया, तो उसको फुर्सत मिला, उसको सोचने का मौका मिला कि राज्य को मजबूत कैसे बनाया जाए, दुश्मनों से रक्षा कैसे की जाएगी, राजा के कर्तव्य और अधिकार की चर्चा कैसे की जाएगी, उसको समझाया कैसे जाएगा। तो वो चल पड़ा, वहां से राजधानी से निकल गया और गंगा के किनारे गया। फिर उसने अर्थशास्त्र की रचना की। हो सकता है कि अर्थशास्त्र उसकी खुद की अपनी रचना न हो, उस समय प्रचलित जितने अच्छे विचार थे उसका उसने संकलन किया ताकि उस सारे अच्छे विचारों का फायदा सम्राट चंद्रगुप्त को मिल सके। एक जगह उसने इकट्ठा किया। कहते हैं कि 108 विषयों पर 108 टॉपिक्स पर चर्चा की गई है उसमें। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजों की चर्चा की गई है। युद्ध, शांति, कानून व्यवस्था, सिक्कों का प्रचलन, प्रशासन कैसे चलाया जाए, जासूसी, कर व्यवस्था, बहुत सारी चीजों के ऊपर गाइडलाइंस है। एक तरह से वो स्टेट क्राफ्ट का मैनुअल है, वो हैंडबुक है, जो बाद के बहुत से राजाओं के काम आया। बहुत से राजाओं ने उसको अपने जीवन में, अपने राजकाज में, अपने राज कार्य को चलाने में उसका उपयोग किया। कहते हैं कि विष्णुगुप्त नाम का कोई व्यक्ति उसका परिमार्जन किया अर्थशास्त्र का, लेकिन हमको लगता है कि चाणक्य ही कौटिल्य नाम से उसमें अपने विचार रखता था और विष्णुगुप्त नाम से उसका परिमार्जन भी कर देता था ताकि वो उसका संतुलन बना रहे, एक संतुलित बैलेंस्ड मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट वो बन जाए, मैनुअल फॉर हाउ टू रन ए स्टेट इफेक्टिवली वो बन जाए। अच्छा, एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि अर्थशास्त्र जो इतना महान ग्रंथ रहा, जिसकी आज भी बड़ी उपयोगिता है, उसके दो एक सिद्धांतों की मैं चर्चा भी करूंगा, वो किताब बहुत दिनों तक भारत में गायब रही। लोगों को उसका पता ही नहीं था। उल्लेख आता था कि कौटिल्य ने कोई अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन वो किताब ही उपलब्ध नहीं थी। गुप्ता पीरियड के बाद, गुप्त साम्राज्य के बाद उस किताब का विलोपन हो गया। विलोपन के पीछे एक कारण मुझे लगता है कि पंडित जी लोग जो हैं वो बहुत सारी किताबों को अपनी संपत्ति समझकर छुपा के रखते थे ताकि सबको पता न लग जाए। बहुत सारी विद्या को अपना वो छुपा लेते थे, छुपा के अपने पास रखते थे और उनके पुष्ट दर पुष्ट उनके बच्चे अपना देखते थे और किसी के हाथ लगने ना पाए उसको वो मानते थे कि हमारी अपनी विद्या है, हम दूसरों को न बताएंगे, इस पर हमारा क्या कहते हैं मोनोपोली या जैसा भी कह लें। तो इस कारण से अर्थशास्त्र भारतीय जनमानस से कई 100 साल गायब रहा। सौभाग्य से 1905 में, आप लोगों ने गूगल वगैरह पे भी आप लोग देख सकते हैं इसको, 1905 में नई बनी थी, 1905 से पहले ही बनी थी मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसका हेड एक अंग्रेज था। अंग्रेज लोग इस सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। इंडोलॉजी को कैसे, माने उनके अपने कुछ इंटरेस्ट थे, कुछ उसमें से ऐसे लोग थे जो साहित्य प्रेमी, इतिहास प्रेमी, कला प्रेमी थे, जो इन चीज़ों को संरक्षित करना चाह रहे थे। उसी में से एक अंग्रेज था, उसका नाम था शायद बेंजामिन या कुछ ऐसे ही नाम था उसका, बेंजामिन लुइस राइस, वो उसका हेड था। और उसमें एक शाम शास्त्री नाम के एक कर्मचारी थे उस लाइब्रेरी में। नई लाइब्रेरी खुली थी मैसूर में। तो शाम शास्त्री के पास एक तमिल ब्राह्मण पहुंचा, तंजौर का,
और वो बहुत सारे ताड़ पत्रों की के ग्रंथ लिया था। अच्छा, एक चीज बता दूं, ग्रंथ माने क्या होता है? ग्रंथ संस्कृत में जो शब्द है ग्रंथ, वो ग्रंथि से आया है। ग्रंथि माने मेरे ख्याल टाइम हो गया। अच्छा, गांठ बांधना। एक बार थोड़ा सा टाइम और लूंगा। गांठ बांधना, तो ताड़ पत्रों में छेद करके जो गांठ बांध दी जाती थी, इससे वो ग्रंथ बन जाते थे। बहुत सारे ग्रंथ लेकर आया, और ग्रंथ में से एक ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, जो संस्कृत में लिखा हुआ था। अच्छा, एक संक्षेप में मैं जैसा ही चर्चा कर लूं, क्योंकि आज के कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है। चाणक्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था, मंडल सिद्धांत। कूटनीति का मंडल सिद्धांत बहुत, मंडल प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका अर्थ है कि राजा मंडल के केंद्र में है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे राजा हैं, पड़ोसी राजा। जो केंद्र में है उसको उसने विजिगीषु कहा, माने डिजायरस टू एक्सपेंड हिज स्टेट लिमिट्स, अपने स्टेट बाउंड्री को बढ़ाने के लिए, दूसरे राजाओं को जीतने के लिए इच्छा करने वाला राजा, वो उसका अपना राजा है, वो केंद्र में है और वो अपने इर्द गिर्द के राजाओं को जीतना चाहता है। ये हम अपने जीवन में अपने जीवन दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप में भी देखते हैं कि हम में से इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जो है वो दूसरों को प्रभावित करने, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। इस कूटनीति के सिद्धांत को जो चाणक्य ने दिया था, वो आज भी ज्यों का त्यों चल रहा है। उसके साथ उसने उसी में एक सिद्धांत दिया था अरिमित्र का। अरिमित्र माने दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन, सॉरी, दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र है और दुश्मन का मित्र हमारा दुश्मन है। ये सिद्धांत उसने दिया। आज भी डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसको लागू किया जाता है। ये उसका मंडल सिद्धांत भी लागू किया जाता है। मैं अपनी बात यहीं रोकूंगा। उससे पहले मैं एक चीज ये कह दूं, चाणक्य को क्रेडिट दी जाती है नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र भी उसने ऐसा लिखा था कि उसके आधे से ज्यादा हिस्सों को वो चंद्रगुप्त के काम के लिए लिखा था, आइडियल कंडक्ट के लिए लिखा था, गुड कंडक्ट के लिए। वो कोड ऑफ कंडक्ट है नीति शास्त्र, उसने चंद्रगुप्त के लिए लिखा था। और एक चीज मैं देखता हूं कि आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों को चाणक्य नीति के नाम से अपना जोड़ के लोगों को सुनाते चलते हैं। ये वैसे ही है जैसे आदिकालीन जो पहले कृष्णद्वैपायन व्यास थे, उन्होंने महाभारत लिखा। आज बहुत सारे व्यास जी लोग हो गए, जितने पुराण लोगों ने लिखा वो सब अपने को व्यास कहने लगे। अभी भी कथा बांटता है वो व्यास हो गया। कबीर ने कुछ कहा, उसके नाम के आगे लोग जोड़ देते कबीर दास ने ये बात कही। इसी तरह बहुत से लोग अंट संट नीति को चाणक्य के नाम चिपकाते चलते हैं। तो आप अगर कुछ पूछना चाहें आप लोग तो स्वागत है आपका। कहने को मेरे पास अभी बहुत है, आप लोग पूछेंगे तो मैं, स्वागत है आप लोगों का। बहुत कुछ तो लोग भी आपके पास कहने के लिए रियली बहुत कुछ होगा। आपने इतनी रिसर्च करी है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई विल एनकरेज देम प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। आपके प्रश्नों का स्वागत है। आप लोग एक के बाद एक पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, Who is this? ओके, ये तो भाई शुरुआत તમારાથી કરીએ। चाणक्य के संदर्भ में हमेशा कहा जाता है कि शाम दाम दंड भेद की नीति, एवरीथिंग इज फेयर। तो उसके बारे में आज के रेलेवेंस में आप क्या कहेंगे, और पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वॉर में? मैं पहले ही वॉर इज डिफरेंटली फॉट एंड कॉर्पोरेट वॉर्स आर डिफरेंटली फॉट। तो मैं पहले ही चर्चा किया कि चाणक्य साधन की शुचिता को साध्य की दृष्टि से देखता है। माने हमारा काम बन जाए उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसको वो सही मानता है। उसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति वो अपनाता है और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल है। व्यावहारिक चीज यही है, व्यावहारिक बात।
मैं अपनी बात पूरा कर लिया आगे। हेलो, जी कौन है? हाँ जी, शुक्ला जी, क्या हाल चाल हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ पूछें। हेलो, पूछिए, आप लोग पूछिए। शुक्ला जी आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो नमस्कार सबको, और नमस्कार। ये जानना चाह रहा था कि वर्तमान राष्ट्र राज्य नीति में चाणक्य के विचारों की कितनी प्रासंगिकता हो सकती है? एक बात आपको बता दूं, चाणक्य व्यक्ति के तौर पर मत देखिए, चाणक्य व्यक्तित्व है, चाणक्य विचार है, सर चाणक्य एक आइडियल है। जहां अन्याय अत्याचार होगा वहां चाणक्य उत्पन्न होगा। जी। चाणक्य एक परंपरा है, एक विचार पद्धति है। जहां धननंद पैदा होगा वहां चाणक्य पैदा होगा। जहां जरूरत होगी कोई न कोई चाणक्य बनेगा, किसी चंद्रगुप्त को लाएगा और धननंद का मान मर्दन करके उसको समाप्त करेगा। ये शाश्वत नियम है, ये आगे तक हमेशा जाएगा। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात कही है। सहमत सर। जी नरेश जी, नरेश जी, सर मेरा पूछना है सर आपसे कि चाणक्य की अर्थनीति में इस वक्त में कौन सी नीति का बहुत रेलेवेंस है? चाणक्य की अर्थनीति पूरी की पूरी प्रसंगवश जहां जैसी जरूरत पड़ती है वो सभी रेलिवेंट है। अब राजतंत्र की वो जो चर्चा करता है आजकल, वो रेलिवेंट बहुत उतना नहीं है क्योंकि अभी प्रजातंत्र है। लेकिन राजा के कर्तव्यों को की जो उसने चर्चा की है वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी उतना ही वो प्रासंगिक है। इसलिए उसका संपूर्ण दर्शन चाणक्य का आज भी प्रासंगिक है। जैसे कर नीति पर, जैसे अभी पेट्रोलियम पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो उसका चाणक्य की नीति से कहां से वो उसका आता है रेलेवेंस? टैक्स लगाया जा रहा है तो चाणक्य क्या करे? टैक्स के चाणक्य ने भी कर के बारे में चाणक्य ने कहा था, लेकिन कर का निर्धारण आज के संदर्भ में आय और व्यय के हिसाब से होता है ना। आय और व्यय के संदर्भ में कर का निर्धारण होता है, और आज के अर्थशास्त्री चाणक्य के समय से कई गुना आगे जा चुके हैं। लेकिन मूल सिद्धांत जो है, मूल आदर्श, मूल जो प्रिंसिपल है वो वही है जो चाणक्य ने प्रतिपादित किया था कि कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा पर भार न लगे, प्रजा उसको देने में पूरा, माने प्रजा शुड नॉट फील बर्डन्ड व्हाइल पेइंग दैट। जी एक चीज मुझे चाणक्य का बहुत अच्छा लगता है जो आप अभी कह रहे हैं कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट नीति क्या है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्या है। उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मेरी समझ से कि संघर्षों को, विवादों को सुलझाने में बुद्धि की जरूरत है, शस्त्र की नहीं। लड़के हम नहीं पार पा सकते हैं। हम पूरी दुनिया में देख लीजिए, वार पर वार होते जाते हैं, समस्याएं सुलझती नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हम थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़े जा रहे हैं, लोग लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई अंत नहीं आ रहा। इसका अंत आएगा जब हम चाणक्य की नीति को अपनाएंगे। हम अपनी कूटनीति को इस प्रकार संचालित करेंगे कि शस्त्रों का काम, हथियारों का, असलहों का काम कम हो, दिमाग का काम ज्यादा। मनीष जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है चाणक्य को और काफी चीजें हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने जैसे जनरल तो बात की, लेकिन हम किसी एक इंसिडेंट को या किसी एक टीचिंग को अगर हम डिस्कस करना चाहें जो आज की डेट में बिजनेस के लिए या पॉलिटिक्स के लिए, सब चीज के लिए रेलेवेंट हो, कोई एक चीज आप डिटेल में बताएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इन जनरल तो हम चाणक्य के बारे में आपसे जान गए, उसके बारे में लगता है डिस्कशन कितना भी करते रहे वो कम होगा। मित्र, आप हमारा वो उपन्यास थोड़ा उलट पुलट लीजिए, उसमें पूरा आया है। हाँ बिल्कुल सर, वो तो करना ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं फिलहाल आपके साथ आया है। और तो आपसे कुछ हेल्प ले लीजिए। बिजनेस के संदर्भ में
एग्जैक्टली क्या आप जानना चाहते हैं वो मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो कोई पिन पॉइंट करके आप बताएं तो शायद मैं बता पाऊंगा। नहीं तो मेरे पास तो बहुत आइडियाज बहुत हैं, थॉट्स हैं, मैं रिसर्च किया हूँ, पढ़ा हूँ इस पर बहुत, तो मैं तो ऐसे ही बोलता जाऊंगा, उल्टा सीधा बोलूंगा। आप अगर पिन पॉइंट कहेंगे तो हम वही वही बता पाएंगे। मुझे लगता है पहले आपका उपन्यास पढ़ के एक बार, उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगा, बेटर होगा। मुझे अगर उपन्यास का अगर कहीं पे अवेलेबिलिटी का लिंक और दे देंगे तो मैं उसको मंगवा के जरूर पढ़ लेता हूँ। अमित जी या ऑनलाइन कोई लिंक है तो के पास है, अमित जी के पास है, या अमेजन पर आप ये नाम टाइप करेंगे, कर्नल साहब जो दिखा रहे हैं ये है अमेजोन पे अवेलेबल है, बोथ पेपरबैक एंड किंडल एडिशन बोथ आर अवेलेबल, एंड एक ही दिन में डिलीवरी हो जाएगी एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। ये काफी पॉपुलर हो रही है किताब, इसको खूब लोग पढ़ रहे हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर इसमें है। कह रहे हैं ना, वो जो में स्पर्धा पर जी, प्रतिस्पर्धा जो है इस पर चाणक्य होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा सिर्फ वाणिज्य का ही नहीं है, प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में है। चाणक्य का जो मंडल सिद्धांत है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग फॉर्म में है। सेंटर में, न्यूक्लियस में एक बड़ा कारपोरेट हाउस है, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे कारपोरेट हाउस हैं। सेंटर में एक बड़ा बिजनेसमैन है, छोटे छोटे डिलीवरी करने वाला, रिटेलर्स हैं, पैकेजर्स है, प्रोडक्शन वाला है, मार्केटिंग वाला, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। हर में की आपस में एक खिंचाव बना हुआ है। जो सेंटर में है मंडल सिद्धांत के अनुसार वो विजुगीषु है, उसकी इच्छा है कि हम सबके ऊपर अपना कंट्रोल रखें, वो सबको बारी बारी से निगल जाना चाहता है। ये मंडल सिद्धांत जब तक लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, और जब लोग मंडल सिद्धांत को जान जाएंगे कि हमें जो केंद्र वाला है, जिसको संस्कृत में चाणक्य ने विजुगीष कहा, डिजायरस टू बी विक्टोरियस, यानी दूसरों के ऊपर हम अपना कंट्रोल बढ़ा लें, जब तक लोगों को ये पता नहीं लग जाएगा ठीक से, तब तक उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। जी, ये मॉडल बिजनेस में भी अवेलेबल सक्सेसफुल होते हैं जी। उनके कोऑपरेशन आवाज नहीं आ रही है आपकी। उनके कोऑपरेशन से ही तो सक्सेसफुल होते हैं जी। ये मंडल मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी is equally applicable in the field of business as well as war, as well as diplomacy with neighboring state. ये कई जगह applicable होता है, equally applicable in the conduct of our daily life. हम अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी यही बात है, हम हावी होना चाहते हैं उनके ऊपर, हम उसी तरह की हरकतें करते हैं, हम विजुगीष हैं। आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही मित्र। मैं कह रहा हूँ कि उनके कोऑपरेशन से ही तो सक्सेसफुल होते हैं। जी जी। तो फिर वो कोऑपरेशन की स्पिरिट होनी चाहिए कि निकलने की स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि वो तो छोटे मोटे तो उनको हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को परफॉर्म करने में। ये तो पुल एंड पुश का बात है ना, आपस में संतुलन वो कैसे बनाते हैं हम नहीं समझते हैं। कि कोई भी ऐसा नहीं है जो विजुगीषु नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेना चाहता है। जो रिटेलर्स है वो चाहता है कि वो कॉर्पोरेट हाउस पर हम काबिज हो जाएंगे एक दिन, हम ऐसा करें, हम ऐसी अपनी पॉलिसी, अपना जाल फैलाएं रिटेलिंग का। मार्केटिंग वाला अलग सोचता है, सब लोग अलग अलग ढंग से अपने ओर से कोशिश करते रहते हैं। मैन्युफैक्चर करता है उससे तो कंपटीशन होता है, जो सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उससे तो कंपटीशन होता है, लेकिन जो उनको जो सपोर्ट सर्विस वाले हैं उनसे तो मेरे को बात समझ में नहीं आई कि उनसे फिर किस तरह का कंपटीशन है। वो तो कोऑपरेशन उनसे लेते हैं तब तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके उनसे कंपटीशन होता है। कंपटीशन उनसे भी है। यस सर। जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं उनके, जिनसे वो हेल्प पा रहा है, छुपा कंपटीशन उनसे भी है।
अपने इक्वल कंपटीटर्स से तो है ही है। अब जैसे छोटा उसका एसोसिएट है, छोटा हेल्पर है, उसको प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा न जाने दें, प्रॉफिट का फ्लो हमारी ओर रहे, ये कंपटीशन नहीं हो गया? कंपटीशन हर जगह है। ये प्राइसिंग जी की बात है। जी, थैंक यू। स्वागत है आपके। और कुछ प्रश्न हो आप लोगों के? नमस्कार सर, चाणक्य नीति को बच्चों के सिलेबस में डालना चाहिए या नहीं? नमस्कार मित्र, मेरी समझ से डालना चाहिए। अपने देश के महापुरुषों। हाँ, जो पूछ रहे हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। जी, संदीप कुमार नाम है। अच्छा, ओके जी, स्वागत है संदीप जी, आपके प्रश्न जी। मैं समझ रहा हूँ। जी। हमें अपने बच्चों को अपने राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में जरूर बताना चाहिए। और चाणक्य एक बड़ा राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, एक बड़ा राष्ट्रीय महापुरुष है। तभी तो आप देखते हैं आजकल चाणक्य के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जाती है। कोई चाणक्य चैंट्स लिख रहा है, कोई चाणक्य एज कॉर्पोरेट लीडर लिख रहा है, मैं चाणक्य के जासूस लिख रहा हूँ। बहुत सारे लोग चाणक्य को अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों को भी जानना चाहिए कि हमारा इतिहास पुरुष चाणक्य कैसा रहा। अफसोस है सिलेबस में नहीं है। अब हम क्या बताएंगे? हमने अपना विचार तो कह दिया कि जानना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए। हाँ, इतना बड़े महापुरुष का अगर नहीं है तो इसका तो अफसोस है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे इतिहास में जो हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो एक नम्र प्रयास है हमारा कि भाई हम सब मिलके कुछ ऐसा करें कि गवर्नमेंट को पता चले कि नहीं, हमको हमारी जो विरासत छोड़ के हमारे पास आई है वो सब हमको उजागर करें, हम सब साथ मिलके। दिस इज स्मॉल थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। और हम चाहते हैं हम सब मिलके जी। क्योंकि मैं बीच में ये देख रहा था सर, और ये पढ़ भी रहा था, हमारा जो एंसेस्टर्स है, जैसे अभी मैं जी न्यूज में देख रहा था थोड़ा सा, उसमें उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, द फर्स्ट मैन ऑन जो फर्स्ट प्लेन किसने बनाया। ठीक है, तभी मेरे को ये ख्याल आया कि फर्स्ट प्लेन तो पुष्पक विमान है, हम उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? व्हाई वी आर प्रोमोटिंग द फॉरेन पीपल? जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग और जो पावरफुल हमारी जो विरासत जो छोड़ के गए हैं लोग, हमारे पूर्वज, तो हम उसको क्यों नहीं हिस्ट्री में लाते हैं या तो पढ़ाई में लाते हैं? लेट अस सी ऑल सब हम मिलके कुछ ऐसा करें। थैंक यू। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हेलो, आई वांट टू आपका प्रयास सराहनीय है। धन्यवाद नरेश जी, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे जी, ये पांडे जी ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया चाणक्य के बारे में, वेरी ब्यूटीफुली। लेकिन मुझे एक चीज बहुत इसमें समझ आई है कि चाणक्य वाज ए सेल्फलेस पैट्रियट। उनका रहना सहना और उनका ऑब्जेक्ट, दोनों चीजों में देखो कैसे है कि आजकल तो जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले तो सेल्फ की वो चाहिए होती है कि प्रिविलेज इन एंजॉयिंग द पावर। और दूसरा कि उनके टाइम में शायद डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी नियर फ्यूचर में अता पता शायद नहीं था, द वे उन दिनों चल रहा था जो। तो उनकी पैट्रियोटिज्म, द वे ही वाज हैविंग इज लिविंग, और उनका ऑब्जेक्ट अपने कंट्री को, अपने राजा को कैसे टॉप पे पहुंचाना है, दैट इज कमेंडेबल। ज्योति जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी बात का उत्तर देने की हमें इजाजत दीजिए। हाँ जी। मेरा ये कहना है, आप कह रही हैं कि चाणक्य बड़ा सरल व्यक्तित्व था, बड़ा ऑस्टियर लाइफ था उसका, बड़ा सीधा साधा रहता था, कम पैसे में उसका गुजारा करता था अपना, जबकि उसके पास पूरे साम्राज्य की शक्ति थी। देखिए, आज हम चाणक्य के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं और चाणक्य ने जो लिखा वो आज भी जाना जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए
कि उसकी शक्ति उसी ऑस्टेरिटी से आई, उस सरल रहन सहन और विद्वत्ता से उसमें वो शक्ति और व्यक्तित्व आया। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोभ में, धन में इतने डूबे हुए हैं कि हमारी बात हमारा बेटा ही नहीं मान रहा है। हम अपना पैसा अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा अलग रखने की कोशिश कर रहा है। जबकि चाणक्य ने 2000 साल 2500 साल पहले अपनी बात कही थी, वो आज भी चल रही है। वो सिर्फ इसलिए चल रही थी है कि चाणक्य का अपना व्यक्तित्व है, चाणक्य की अपनी सादगी है, सरल ढंग से रहने का उसका जो आचरण है, उस आचरण से उच्च विचार पैदा हुए। हाँ जी। और वो उच्च विचार आज भी हमें अनुप्राणित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये आपने चर्चा किया कि उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था। लेकिन वो राजतंत्र अपनी प्रजा के प्रति इतना उत्तरदायी था, इतना रिस्पॉन्सिबल था कि लोकतंत्र से भी बढ़कर वो लोक कल्याणकारी था। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं समझता हूँ अपनी बात में कह लिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पांडे जी, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। हाँ, और कुछ पूछना चाहें? हाँ पांडे जी, आपका जैसे चाणक्य के जासूसों पे आपने फोकस किया, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि टेक कंपनीज जितनी भी हैं, ये हमारा गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, हमारे हर आदमी की जासूसी कर रहा है। उसको हमारी हर एक्टिविटी का पता है, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। आप इस चीज पे कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब उस समय राजतंत्र के, राष्ट्र को बचाने की जासूसी होती थी, आज की डेट में तो शायद उसको टोटली कमर्शलाइज करके या पता नहीं उसके बाद आपकी क्या क्या प्राइवेसी खत्म की जा रही है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो राष्ट्र भी खतरे में आ जाता है। हम यही कहना चाहेंगे कि खतरे बढ़े हैं तो सावधानियां भी बढ़ी हैं। खतरा ज्यादा है तो हम सावधान भी ज्यादा हैं। हमारे खिलाफ लोग एक्टिव हैं तो हम भी एक्टिव हैं, बचाव में भी एक्टिव हैं। यही जवाब है। राष्ट्र हमारा बचा हुआ तभी है जब हम सब बचाने वाले सजग हैं। हानि पहुंचाने वाले भले सजग हों, लेकिन बचाव करने वाले, डिफेंस के लिए लोग ज्यादा सतर्क हैं आज। तो हम बचे हुए हैं, तभी हम बातचीत कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी ना, आपकी हमारी सारी गतिविधियों की जानकारी आज की डेट में सब टेक कंपनीज को है, जो कि किसी एक राष्ट्र के द्वारा भी संचालित नहीं है। आज की डेट में वो राष्ट्र को भी मनीष जी, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी सूचनाएं, हमारा इंफॉर्मेशन हमसे कोई नहीं ले सकता जब तक हम खुद देने को न तैयार हो जाएं। तैयार होने का मतलब हम लापरवाह न हो जाएं। बिल्कुल आपसे सहमत हूं मैं, लेकिन आज की डेट में आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि आपको कहीं जाना है तो गूगल मैप चाहिए, गूगल मैप चाहिए तो आपको गूगल को सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपकी अवेलेबिलिटी की। हम खुद दे देते हैं। कई ऐसी वजहें हैं जो हम अपने बारे में बताते चलते हैं, मजबूरी है, बताना ही पड़ता है। तो जब हम अपनी सूचना दे रहे हैं तो हम क्यों फिर रोएं कि हमारी सूचना जा रही है। और एक बात आपको बताऊं कि संसार में आज के दिन सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मॉडर्न एज में अगर कोई सन्यासी होगा, वही हिमालय की कंदरा में जाके बैठा होगा और वो लोगों से जुड़ा नहीं होगा। नहीं तो जो जुड़ा है वो खुला है, उसकी जानकारी किताब की तरह खुली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। आपने इस संजाल में, इस नेटवर्क में जुड़ गया, उसके बारे में जानकारी खुलती जाएगी। ये तो सर्वसामान्य सिद्धांत है आज के जमाने में। मनीष जी, आपको तो पता है, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ लिखा होता है हेलो 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 हेलो, और विदाउट इवन रीडिंग हम तो हेलो कर लेते हैं। तो वी गिव आवरसेल्फ टू देम द होल। ठीक है? नहीं सर, वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम खुद ही अलाउ करते हैं, लेकिन बिना अलाउ करे आप उसको यूज भी नहीं कर सकते। और उसके आज की डेट में इतनी सब एक दूसरे से लिंक है कि आप प्रैक्टिकली आप अपना कोई काम ही नहीं कर सकते बिना मेल्स के और बिना उसके। मैं जस्ट उसको चाणक्य की तरफ से कुछ ऐसी चीज जो उन्होंने जासूसी के ऊपर काफी कुछ किया है, इससे बचाव का एक ही उपाय है कि हम भागकर हिमालय की कंदरा में बैठ जाएं जहां कोई इंटरनेट वगैरह और हमसे न कोई पूछे न कोई नॉन डिजिटल पे चले जाए फिर से हम वापस। यही एक उपाय है। जब तक हम इस संसार में लोगों के बीच में रहेंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे ही।
जानना भी चाहिए, लोगों को एक दूसरे को जानना चाहिए, नहीं जानेंगे तो संसार कैसे चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो चीज आप छुपाना चाह रहे हैं वो भी आपके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि आपने एक बार कदम रखा तो आपकी चीजें धीरे धीरे बाहर निकलती जाएंगी। जी प्रणाम प्रणाम पांडे जी, प्रणाम पांडे जी। आई एम हाँ, प्रणाम मित्र पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी, बताएं, पूछें। हाँ, मैं जय हिंद, इस पूरी ऑडियंस को मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं ये बता दूं कि वो पांडे जी हमारे अग्रज हैं एंड वी हैव बीन कलीग्स इन दिस प्रेस्टिजियस ब्यूरो। और इस चाणक्य के जासूस उपन्यास के पहले मैं समझता हूँ कि शायद बहुत ही मुश्किल से लोगों को ये पता रहा होगा कि चाणक्य वॉज ए ग्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि वो इंटेलिजेंस का एक बहुत घनघोर ऑपरेटिव की तरह उसने बिहेव किया। बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर पांडे जी, आपका बड़ा स्नेह और इसके अलावा जो उसका साम्राज्य से हट के कुटिया में रहने का जो एक वो था, इस देश की जो एक सन्यासी की और निष्काम भाव से राष्ट्र सेवा में रत रहने वाले लोगों की परंपरा थी, उसको भी चाणक्य जीवंत करता है। तो ये सब चीजें पांडे जी की इस प्रसिद्ध किताब से ये चीजें सामने आई देश के सामने, जो बहुत बड़ी उपलब्धि में मानता हूँ। उनकी बहुत बहुत प्रशंसा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका आभार। पूछें, और कुछ पूछना है? और कोई सज्जन? ओके और सर, कुछ प्रश्न है? कोई? जी बताएं। है कोई? So vote of thanks. Anyone who wish to say vote of thanks देना चाहते हो? मनीष जी, आप, हितू जी, ज्योति जी। सर आप ही देंगे अच्छा रहेगा। वो तो अलग बात है। Let me कोई ग्रुप में से या तो देना चाहते हो? Anyone? हमारी और मिलाकर एक ग्रुप से हुई थी। कन्हैयालाल आप जानते होंगे, ग्रेट एक्टर। तो एक ग्रुप बनाया उनकी डॉक्टर ने, हेमा जी। तो उस ग्रुप में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हमने बात करी। Then I thought let us highlight this चाणक्य को हम हाईलाइट क्यों ना करें। तो मैंने त्रिलोक जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई सर ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, एक वेबिनार कंडक्ट करने के लिए आपके लिए। He immediately agreed. तो थैंक यू वेरी मच त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हम पहली दफे मिल रहे हैं, ऐसे तो फेस टू फेस हम पहली दफे मिल रहे हैं, लेकिन हमारी बातें होती रहती हैं। एंड वेरी नाइस सेशन आपका। आई वुड लाइक टू थैंक लेफ्टिनेंट कर्नल उपदेश जी फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू यूज द जूम लिंक। और आपका भी बहुत थैंक यू वेरी मच उपदेश जी। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर इन लीडरशिप इंस्टीट्यूट ग्रुप। हम बहुत 3-4 साल से है ना सर आप? थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में रहता हूँ। ये जैसा संकट काल समाप्त हो जाए, कोरोना का समय बीत जाए, कभी आप बनारस पधारें तो हमें दर्शन का अवसर और सेवा का अवसर अवश्य दें। मेरा छोटा सा एक घर है, आप वहाँ पधारें, आपका स्वागत है। आपको मैं अपने ढंग से बनारस दिखा सकूँगा, अपने ढंग से थोड़ा बातें मिलने जुलने का ये जो सिलसिला है ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। और ये समय थोड़ा बीत जाए फिर हम लोग मिलेंगे, कभी बनारस में कभी आप लोगों का आना जाना हो तो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नेक्स्ट बुक कौन सी है त्रिलोक जी? मैं नेक्स्ट बुक के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। 2 मेरी किताब थी, अभी कानून आ गया और दोनों किताबों को दफना दिया मैं, वो प्रेस में चली गई थी। नहीं देखिए, क्योंकि मैंने कानून तो अभी आ गया है, बहुत सी बातें, लेकिन जैसे आपने चाणक्य के जासूस में आपने रेलेवेंस सारे वो दिए हैं, लेकिन अगर आप जानते होंगे एक आईएसआई के चीफ और अपने जो रॉ के चीफ है, इन दोनों ने मिलकर के भी एक बुक लिखी है। हाँ, किताब लिखे, मैं बहुत सारा पढ़ता हूँ, लोगों को भी पढ़ता हाँ, तो उसमें उन्होंने जो आईएसआई के चीफ थे उनके साथ में यही हुआ था कि भाई थोड़ा नेचुरली रेपरकशंस आते ही हैं, लेकिन फिर अगर उसको फिक्शन के रूप में लिखा जाए
फिक्शन यानी की भी कि एक किताब है, हाँ, वो तो गई बस है, फिक्शन पब्लिशर के पास ऑलरेडी गई है। और फिक्शन उसके के रूप आने में लिख दीजिए, उसमें कहीं कोई साइटेशंस की जरूरत नहीं है। नहीं, एंड दो किताबें हैं, एक नॉन फिक्शन और एक फिक्शन। तो नॉन फिक्शन तो नहीं ला सकते, फिक्शन आएगी। और बहुत बढ़िया फिक्शन खुफियागिरी नाम से हिंदुस्तानी जासूसी की दर्जन भर किताब कहानियां नाम है उसका, जिसमें ऐतिहासिक जासूसी को ज्यादा महत्व दिया गया है। पौराणिक काल में भी जासूसी होती रही होगी, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो उस समय जासूसी कैसे होती थी, इस सब पर चर्चा है उसमें। अच्छा कहानियों का संग्रह है, हमने अपनी ओर से लिख कर दे दिया है, अब उन लोगों को। मित्तल जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका RI से। या सर जी, ये आपकी बुक हिंदी में है या इंग्लिश में भी आने वाली हिंदी में है। ओनली हिंदी? नहीं, ओरिजिनली मैं इसको इंग्लिश में लिखा था और वो पब्लिशर के पास रह गई, फिर उन्होंने आग्रह किया कि इसको हिंदी में भी लाइए, क्योंकि इसमें संस्कृत के बहुत सारे श्लोक हैं, तो उसको अंग्रेजी में लाने में दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल तो ये हिंदी में है, और ए बिट संस्कृताइज्ड हिंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी है, क्योंकि दैट वाज द डिमांड ऑफ द स्टोरी कि उस तरह की हिंदी लिखी जाए, स्टोरी के हिसाब से है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको इजी होगा, या आप किसी से पढ़ के सुने, आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में दिक्कत है? कहते हैं कि देवनागरी तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने ही खोजा था, नागर ब्राह्मणों ने ही देवनागरी लिपि में लिखने की परंपरा शुरू की थी, और वही आज वो संस्कृत में आ गई वही लिपि। देखिए, आपको कभी ये हो सकता है आ रही है ऑडियो बुक आ रही है, ऑडियो बुक सुनिएगा तब भी आपको अच्छा लगेगा। आई चेक आउट सर, थैंक यू सो मच। So let us call it a stop. आप लोगों की अनुमति हो तो इसको। So thank you very much on behalf of Leadership Institute and Lieutenant Colonel Udesh जी के बिहाफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू, और हम बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू, बाय बाय। एंड करें अमित भाई? यस सर। Okay. Good night, everybody. Sir. Good night.